नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रण में कूद रही है। बीजेपी उन जिलों में पहले रैली करेगी जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। ये सीटें थी बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रीवस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना। 2019 में रामपुर सीट पर सपा के आजम खान और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। इन दोनों सीटों पर सपा का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन 2022 में हुए उपचुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। हालांकि मैनपुरी उपचुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव परिवार की विरासत बचाने में सफल रही और सपा से जीत गई थी। बीजेपी उन्हीं गढ़ को भेदना चाहती है जहां 2019 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या बीजेपी इन हारी हुई सीटों से वोटों के समीकरणों को ठीक कर पाएगी? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से विवाद बिछाना शुरू कर दिया है। इस बार भी बीजेपी की नजर यूपी पर टिकी हुई है। वजह साफ है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में ही हैं। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर फतेह हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी की नजर उन सीटों पर टिकी हुई है जहां 2019 के चुनाव में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पिछले बार की तरह इस बार भी ये सीटें पार्टी के लिए सिरदर्द न बन जाएं, इसके लिए खास रणनीति तैयार की गई है। यूपी की हारी हुई 14 सीटों के लिए बीजेपी ने जो रणनीति का ताना बाना बुना है, उसके तहत पार्टी के दिग्गज नेता इन सीटों पर जनसभाएं सबसे पहले करेंगे और ऐसे में रणनीति का पूरा दारोमदार किसी और पर नहीं बल्कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पर होगा। तभी वो यूपी में 27 जून से उन सीटों पर रैलियां करना शुरू करेंगे जहां से बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। अमित शाह बिजनौर में 2024 के लिए शंखनाद करेंगे। अमित शाह को बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी का प्रभारी बनाया था, जिसमें बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कई राज्य इकाई में बड़े बदलाव कर सकती है। खबरें हैं कि पार्टी के महासंपर्क अभियान के बाद राज्य इकाई में कई अहम बदलाव किए जा सकते हैं। इस बदलाव में राज्य को नया प्रभारी भी मिल सकता है। इसके अलावा पार्टी में सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की नई टीमों का गठन होने के आसार हैं। अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह के पास यूपी प्रभारी की जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र, गुजरात और असम से किसी बड़े नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही कई जिलों में जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि जिला अध्यक्षों के मोर्चे में भी बदलाव होगा। कई मोर्चों में बदलाव होगा और नया अध्यक्ष मिलेगा। दीगर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में यूपी के नए चेहरे दिख सकते हैं। राष्ट्रीय टीम में यूपी से 5 से 6 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल रखा जाएगा। राष्ट्रीय टीम में
अभी यूपी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार सिंह, मंत्री के तौर पर विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल शामिल हैं। किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं। नई टीम में योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह, सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम रेस में है। इसके अलावा पिछड़े और दलित वर्ग के सांसदों को भी राष्ट्रीय टीम में जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी की हार दांव जीत के लिए है। अब देखना होगा गृह मंत्री अमित शाह की ये प्रयास यूपी की जनता के दिल में जगह बनाकर वोट में तब्दील होता है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अमित शाह ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और उन इलाकों से प्रचार करेंगे, उन इलाकों से तैयारियां करेंगे जहां 2019 में हार गए थे। बीजेपी के अमित शाह 27 जून को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ये महासंवाद शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें केंद्र के तमाम मंत्री शामिल होंगे। तो सवाल इस बात का है कि क्या 2024 की 80 से 80 सीटें पाने का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी अपने इस मिशन में सक्सेस हो पाएगी? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव, नेता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ अमिताभ ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ विजय खेरा, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मनोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी उन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है जहां पर वो हारी थी, और ये आपके लिए चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि जहां बीजेपी पहले से जीती थी वहां पर उनका काम है, लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में जाकर संवाद करेंगे। 27 तारीख का उनका बिजनौर में है, जहां पर आपको देखा गया था कि आप लोगों का बोलबाला था, कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। बीजेपी के चाणक्य कर्नाटका में अपनी चाणक्य और नीतियों का हमारे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं पाए थे, और हिमाचल में भी नहीं कर पाए थे। दिल्ली का जो दिल्ली में ही बैठते हैं, और दिल्ली का जो नगर निगम का चुनाव था वहां भी नहीं कर पाए थे। उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल वो बने, इसीलिए उत्तर प्रदेश में ही करके दिखाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीजेपी 14 जो सीटें हारी हैं उन पे अपना पूरा फोकस करने का प्रयास कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष जो 66 सीटें हारा है उस पर फोकस है, इसमें कौन सी बड़ी बात। और ये कोई राजनीतिक पैमाना नहीं है कि कोई अगर जीत गया है 66 सीटें तो कभी हारेगा नहीं, या इससे पहले लगातार वही 66 सीटों पे 2 दशकों से 3 दशकों से जीतता चला आ रहा है, ये भी फार्मूला कोई नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि विपक्ष ने अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने तमाम सारे मुद्दों के माध्यम से उन 66 सीटों पे हमारा विशेष कर फोकस है जिन सीटों पे विपक्ष हारा है। अब तय ये करना है जनता को कि 66 वालों पे विपक्ष भारी होगा या 14 वालों पे मौजूदा सत्ता भारी होगी, ये जनता को तय करना है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है 2019 का चुनाव, उसका समीकरण, उसके मुद्दे दूसरे थे, और 2024 का चुनाव, उसका समीकरण, गठबंधन का स्वरूप, विपक्ष की एकता और तमाम सारे वो मुद्दे जिन मुद्दों पे बीजेपी ने अपने आप को कसौटी पे खड़ा उतरने के लिए कहा था, उन सब मुद्दों पे विपक्ष कायम है। और जी, जवाब लेते हैं विजय जी से। जी बिल्कुल विजय जी, जिस प्रकार से देखा जाए मनोज जी का कहना है कि लगातार कि 2019 के मुद्दे अलग थे और अब विपक्ष एक है, और देखा जा रहा है कि वो शिकस्त देने के लिए बीजेपी को तैयार है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, प्राइम मुद्दा आजादी के इतिहास से लेके आज तक प्राइम मुद्दा हमेशा विकास ही रहता है, हमेशा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये विकास के मुद्दे को मिटाने के लिए कभी कभी ये धर्म का सहारा लेंगे, कभी कभी दंगा करवाएंगे। ये सब चीजें एकाएक आदमी का मन उस समय बदल सकती है, उस कारण कुछ सीटों पे फर्क पड़ता है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा विकास का है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो आयाम किए हैं, जो इतिहास रच दिया है, उसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा मेन मुद्दा विकास को बताना, उसी को समझाना, और जनता समझ रही है वही रहेगा।
दूसरी क्या है, जब जब कोई भी घटिया चीज या घटिया बात करके वोट लेना चाहेंगे लोगों को उकसा के या डरा कर या आतंकवाद पर या डिवाइड करके धर्म पर या किसी और जाति पर, हम उसका उत्तर देने में अब सक्षम हैं और जनता समझने लगी है, उसने समझा है। क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर ये उसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां पर ये किसी भी तरह से आतंकवाद करके जीतते थे। उनके जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे आजम खान साहब, उनकी सारी पोलें खुल गई और उन्हीं के लोग, उन्हीं के मुस्लिम लोग, उन्हीं की महिलाएं, वही सब उनका विरोध कर रही थी खुलेआम। यही हाल आजमगढ़ में भी हुआ इनका। अब खुद यादव जाति के लोग जिन पर ज्यादा भरोसा करते थे, वही भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ रहे हैं और M/I फैक्टर हो गया है 0। हालांकि मायावती ने इन्हें पहले ही समाप्त कर दिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में इनसे दुगनी सीटें लेके मायावती ने अपनी ताकत इनको दिखा दी थी और मायावती की वो बात के जो इन्होंने उनको मारने की कोशिश की थी गेस्ट हाउस में, वो उन लोगों को एक तरफा कर गई। तो हमने ये निश्चित जान लिया है कि समाजवादी पार्टी का जहाँ तक लोकसभा चुनाव का सामने दिखाई दे रहा है, इनका तो बस्ता गोल है। मुकाबले में शायद ये कहीं पर रहे जो इनकी स्थिति हुई है पिछली बार में। तो ठीक है, मैं विजय जी से लेता हूं, फिर मैं अमिताभ जी के पास जाऊंगा। विजय जी जवाब दीजिए। विजय जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ बोलिए। जवाब दीजिए अमिताभ जी की बातों। अब विजय जी जवाब दीजिए। मनोज जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है जी। विजय जी की बातों का जवाब दीजिए सर। जी बिल्कुल। मैं जो विजय जी बोल रहे हैं वो आजमगढ़ और रामपुर को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा विपक्ष 66 सीटों पे फोकस कर रहा है, उसमें रामपुर भी आ गई और भी सीटें आ गई हैं। अब आपको हमारे तमाम सारे फैक्टर से 2024 का चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपने दंगा और बलवा की बात की, ये तो आपकी स्पेशलिटी है, आप ही तो इसमें माहिर हैं, PhD भी कर रखा है। चाहे वो मोदी हो चाहे अमित शाह, इनमें सबने PhD कर रखी है। दंगा कराने, पोलराइज करने, ध्रुवीकरण करने, इन सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ने का आपको महारत हासिल है भाई। इसमें विपक्ष बड़ा कमजोर है। इन मुद्दों पे हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, हम जनता के बीच में आपके कुकृत्यों के माध्यम से जाएंगे। मुद्दों को लेके महंगाई पे जाएंगे। 15 लाख गरीबों को देने की बात कही थी, अमीरों को 15-15 लाख करोड़ रुपए दे दिए। हम जाएंगे सिलेंडर के मुद्दे पे, हम जाएंगे रोजगार पे, हम जाएंगे किसानों के मुद्दों पे, हम जाएंगे बेरोजगारी पे, इन सारे मुद्दों पे हम जाएंगे। और आपके मित्र तो देश का पैसा लेके चले गए, आज तक कोई मित्र वापस नहीं ला पाए। विश्वगुरु महोदय गजब की विश्वगुरुआत है उनकी कि आज तक एक आदमी, एक जिसे कहते हैं नहीं, एक लंगड़ी टांग वाला भी नहीं पकड़ के ला पाए देश तक। और बनते हैं विश्वगुरु बहुत बड़े। पाकिस्तान से दाऊद को ला रहे थे, मोदी को ला रहे थे, पता नहीं किनको लाने की बात कह रहे थे। तो ये सारी बातें स्पष्ट है, जनता जान चुकी है। आपकी बेचैनी ये स्पष्ट है कि 1 साल 11 महीने बचे हैं लगभग चुनाव के, और आपका काम इसलिए तेज हो गया क्योंकि विपक्ष कहीं न कहीं संगठित होके एक बेहतरीन। ठीक है खेरा जी मैं आपके पास आऊंगा। खेरा जी मैं आपके पास आऊंगा अमिताभ जी के साथ। अमिताभ जी से, अमिताभ जी जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। 27 तारीख को अमित शाह बिजनौर से ये शुरुआत करेंगे और बीजेपी इस बार उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में, उन जिलों में फोकस करेगी जहां से वो 2019 में हारी थी। और बीजेपी का मकसद है कि इस बार 80 में 80 सीटें लेकर आए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या इसके मायने लगाए जाएं कि बीजेपी उन इलाकों से हारी है और ये देखा जा रहा है कि वो बदलाव भी काफी कर रही है, चाहे वो जिला के बेसिस पे हो, चाहे वो तमाम नए चेहरे भी ला सकती है। निश्चित रूप से बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि लगातार 2 बार सरकार में रह चुकी है। तीसरी बार जो है बहुत सारी जो बातें होती हैं, इनकम्बेंसी जैसे वगैरह बातें होती हैं, उन सब चीजों को लेकर के बीजेपी को मेहनत करना पड़ेगा। केवल उन 14 पे नहीं, 80 के 80 पे मुझे लगता है कि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से वो अपना लक्ष्य तय करेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ कि बीजेपी बहुत तेजी से अपने काम में लग गई है। उस लिहाज से अन्य पार्टियां अभी तक जो है मुझे सक्रिय भी नहीं नजर आ रही है। अभी केवल आपसी एकता की बातें जो चल रही हैं, उस लिहाज से आप देखिए तो उसमें भी अभी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। तो कब ये लोग जनता के पास जाना शुरू करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण है। खास करके सपा के संदर्भ में मुझे लगता है कि सपा को जो है जनता के साथ अपना कॉन्टैक्ट जो है, समस्त जनता के साथ, केवल अपने वोटरों के साथ नहीं, समस्त जनता के साथ अपना
जो कॉन्टैक्ट है उसको बढ़ाने की जरूरत है, और मुझे लगता है अखिलेश जी को थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। पिछले बार एक दो चुनाव में हमने ये महसूस किया था कि अखिलेश जी थोड़ा राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जबकि जनता के पास उनको जाने की जरूरत है। बीजेपी ने ये दिखा दिया है पिछले चुनाव में कि जनता का मन बदला जा सकता है। उस समीकरण को ध्वस्त किया है उत्तर प्रदेश में, जिससे काफी सालों से चुनाव लड़े जाते थे। उन समीकरणों को जब बीजेपी ने ध्वस्त किया है तो अन्य पार्टियों को निश्चित रूप से बहुत ही सावधान होना चाहिए। इतना आसान नहीं होगा चुनाव, बीजेपी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं उसको केंद्र में। तो इस साल उसे मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये ना समझे कि मैं उसी तरीके से मैं परफॉर्म करेगी पार्टी, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हमेशा आप देख रहे हैं कि दक्षिण की तरफ इस बार खूब जोर लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सीटें नहीं है। तो अगर यहाँ से सीटें कम होती हैं तो दक्षिण से कुछ सीटें आ जाएं, इसके लिए भी भाजपा प्रयास कर रही है। तो उस लिहाज से भाजपा का प्रयास अच्छा है। बहुत समय पे उन्होंने शुरू कर लिया है, और जो समय पे शुरू कर लेता है, जनता भी इस बात को देखती है कि कौन उसके पास आ रहा है जी, या कौन केवल इलेक्शन के समय में आता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ही एकमात्र पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है, और अभी पिछले चुनाव में उन्होंने दिखाया कि अमिताभ जी अगर बात की जाए पुराने चुनाव का, अगर उठा के देखा जाए, चाहे वो राहुल और अखिलेश का साथ हो, चाहे वो मायावती और अखिलेश का साथ हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। अगर देखा गया तो उसमें मायावती कोई फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी उसमें कोई फायदा लेकर नहीं निकल पाई। जिस प्रकार से अगर कहा जा रहा है कि सब विपक्षी दल एक साथ इलेक्शन लड़ेगा। नहीं, वो देखिए पिछले समीकरणों में तो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है सब कुछ है। मैं अभी उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत इंडिविजुअली अभी सपा को, जैसे पिछले जैसा निगम या पंचायत चुनाव में आपने देखा कि सपा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उसमें भाजपा का कई जगह जो है बहुत बेहतर पीछा किया है, बाकी पार्टियां एकदम शून्य रही हैं। गठबंधन अगर होगा भी तो मुझे ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलने वाली है। सपा कम से कम नहीं देने जा रही है, क्योंकि इस मामले में आप देखिए ममता बनर्जी के साथ जो सपा के बीच में बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि ये सब इलाके अगर कांग्रेस छोड़ दे और जहाँ पे उनका जोर है वहां पे काम करे तो वो सीटें वो लड़े, हमारे इलाकों को छोड़ दे। ममता बनर्जी तो बंगाल से मेरे ख्याल से 10 सीट भी देने को नहीं तैयार होंगी। उसी तर्ज पे मुझे लगता है अखिलेश भी चाहेंगे कि हमारे इलाकों को, क्योंकि अखिलेश का ये सीधा सीधा मानना होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे सकती है, तो कांग्रेस को क्यों इसमें सीट दे करके और अपना स्थिति कमजोर किया जा सके। बहुत कम सीटें मेरे ख्याल से कांग्रेस के हिस्से में आएंगी। ठीक है, तो उस लिहाज से सपा को ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश से तो सपा ही टक्कर देगी भाजपा को। ठीक है। विजय जी आप कुछ कह रहे थे, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए मनोज जी का। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए जिस प्रकार से जिन सीटों पर आप जा रहे हैं वहां पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। जो हारी हुई सीट है, क्योंकि वहां पर देखा जाए समाजवादी पार्टी का वोट बहुत मजबूत है। देखिए मनोज जी सबसे पहले ये कह रहे थे 15-15 लाख रुपया उत्तर प्रदेश में खूब चिल्ला दिया 8 साल पहले, खूब जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जनता सच को समझ गई। वो 15 लाख वाली बात उनके गले उतरी थी। नोटबंदी पे इन्होंने खूब चिल्ला लिया, जनता समझ गई नोटबंदी उनके हुआ है, क्योंकि हम जाते हैं गरीब के हक में, हम जाते हैं वंचितों के हक में। ये सोचते हैं दूसरी तरफ से उस नोटबंदी से जो फायदा गरीबों को हुआ है वो सब समझ गए, इसीलिए उन्होंने द्वारा ज्यादा विश्वास जताया मोदी जी के ऊपर। दूसरी बात, अभिषेक जी जो कह रहे थे हम उससे सहमत नहीं है। वो कांग्रेस को समय हीरो मान के चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ चुनाव आएगा तब आप देख लीजिएगा, कांग्रेस का रिबाउंड सपा से ज्यादा भारी पड़ेगा इस बार, क्योंकि अब मुसलमानों का वोट इनको मिलने वाला नहीं है। उनका मन टूट चुका है और वो समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को वोट देने से शायद उनको ठीक लगेगा, बेहतर महसूस करेंगे, वो ऐसा लग रहा। तो मेरे आकलन ये जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस बार कांग्रेस ज्यादा वोट पाएगी मुसलमानों के, और इनको कम मिल पाएंगे। तो खाली अकेले एक जाति के वोट के आधार पर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जिंदा रहना मुझे तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। और ये सारी की सारी बातें जो पीछे की हुई थी इनके राज्य में, वो सब उभर के सामने आ गई हैं। दूसरी मायावती जी फिर से अपना पुराना राज अलाप रही, वो तो दलितों का वोट तो कहीं भी दूर दूर से भी मिलने वाला नहीं है। तो अब वोट बैंक जब निकल जाता है रीजनल पार्टी का, तो उनका चुनाव
मुश्किल हो जाता है मनोज जी, ये निश्चित रूप से अभी तक देखा गया है। मनोज जी जवाब दीजिए। देखिए, बीजेपी बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी है, उसमें दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति को तय कर लिया है। चुनाव में 1 साल पहले से, अधिक समय से पहले की तैयारी शुरू कर ली है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ तक हर व्यक्ति अपने सिस्टम को, चाहे वोटर लिस्ट हो, चाहे बूथ की मजबूती हो, चाहे जनता के बीच में कनेक्टिविटी की बात हो, मुद्दों के साथ जाने की बात हो, पे काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटों का डाइवर्जन हो जाएगा और उसका लाभ मिल जाएगा बीजेपी को। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अगर आप 3 कदम चलेंगे तो विपक्ष हमारे ख्याल से 18 कदम पहले आगे जाके खड़ा है कि आप क्या रणनीति कर रहे हो और क्या रणनीति विपक्ष को करनी चाहिए। इसकी वानगी आपको 23 जून को पटना में देखने को मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ के जो हमारे गठबंधन के साथी हैं और जो और भी अलायंस पार्टियां हैं जिनसे हमारा गठबंधन हो सकता है, जिनके साथ जाके समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बड़ी मजबूती के साथ जनता के बीच में और चुनाव में लड़ सकता है, उन सब पे समाजवादी पार्टी पूरे पुरजोर के साथ काम करने के लिए तैयार है, कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। जनता के तमाम सारे उन मुद्दों को हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से लेके आएंगे और वो एक बड़ा कैनवास होगा। उस कैनवास में बीजेपी कहां टिक पाएगी, ये तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषकों को तय करना है। आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि जो विपक्ष का एक बड़ा कैनवास तैयार हुआ है, मुद्दों के आधार पे, जनता की समस्याओं के आधार पे, उस पे किस तरीके से बीजेपी रिएक्ट कर पाए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के मैं जानबूझ के कह रहा हूं, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी में भी कुछ लोगों के प्रधानमंत्री जी, स्पेशल उन प्रधानमंत्री जी को अब कल बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके कारण ये है जी, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं विजय जी से, फिर मैं जाऊंगा अमिताभ जी के पास। विजय जी, प्रधानमंत्री को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मनोज जी का कहना है, और जनता आपको समझ चुकी है, आप षड्यंत्रकारी हैं। उनसे हम असहमत नहीं है इस मामले में कि प्रधानमंत्री को मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक्चुअली आदी है उस चीज के, उनको अगर मेहनत करने को नहीं मिलेगा तो वो अजीब सा फील करते हैं। उन्हें तो एक मेनिया है, नशा है मेहनत करने का, तो वो कहीं ना कहीं अगर नहीं है तो बैठ नहीं सकते खाली। तो वो तो मैं मानता हूँ आपकी बात। और रहा दूसरी बात का, तो सडन बदन का तो दंगे आपने देख ही लिए, मुलायम सिंह जी के राज में ही दंगे हुए हैं, बाकी तो दंगे कभी होते नहीं है। आज हमारे योगी जी के राज में तो कभी कोई दंगा हुआ नहीं, होता नहीं है, लेकिन इनके राज के दंगे तो हम गिना सकते हैं, आपको दर्जनों गिना सकते हैं। तो वो षड्यंत्र की बात जो इनके मन में आई है, वो इनका अपना कार्यक्रम है, इनके दिमाग में वो आई है। लेकिन एक बात आप समझिएगा, सारा का सारा विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष तड़प रहा है एक होने के लिए। तो क्या ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं है? ये ताकत पार्टी की होती है जनता। वो समझ रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह से है, उसका साथ दे रही, सहयोग दे रही है, उसे चाह रही है कि सारी पार्टियों को इतिहास में पहली बार इकट्ठा होना पड़ रहा है, सारी की सारी तड़प रही है सत्ता के लिए, हो जाए इकट्ठी। लेकिन इनके इकट्ठे होने से ठीक है, ठीक है, अच्छी होगी। अमिताभ जी, फाइनल कमेंट आपका। जी ठीक है सर। एक बात अच्छी हो सकती है कि लोकतंत्र जिंदा करना चाहें, नहीं तो 50-40 सीट पे रह जाएंगे तो हम किससे बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ठीक है खैरा साहब, ठीक है। अमिताभ जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, बीजेपी को मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सपा जो है ये ना समझे विपक्ष के गठबंधन के सहारे अगर सपा बैठी रही तो मुझे लगता है कि फिर उसे बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। सपा को तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के साथ खड़ा होना सपा के लिए बहुत मुश्किल है। इस तरीके से कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस जो अब फिर से पूरे विपक्ष का नेतृत्व करने को चाह रही है, और सपा मुझे नहीं लगता कि चाहेगी कि कांग्रेस नेतृत्व करे। बहुत सीधी बात है, बराबरी स्तर पर सब चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका, अमिताभ जी आपका और विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल इस बात का उठ रहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी काम कर रही है, समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जिन सीटों से अमित शाह महारैली करने जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी 2019 में हारी थी, उन इलाकों की जनता क्या बीजेपी पर विश्वास जता पाती है या नहीं।
और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।